प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, हिकिड़े ॾींहं में अॻूणे वज़ीर आज़म ऐं तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन जनाब इमरान ख़ान जूं मुबैना तौर ते 2 ऑडियो लीक थी वियूं आहिनि। पहिरें ऑडियो में जेका हिन वक़्त खां 7-8 कलाक अॻु में लीक थी, उन में इमरान ख़ान हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस ॿुधो वञे पियो। जेको प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ हिकु ऑडियो लीक्स अचनि पियूं, उहे छा थियूं साबित कनि ऐं इहे केरु पियो करे, इन ते ॻाल्हाइबो। इमरान ख़ान इहा दावा कई आहे त उनखे मारण जो प्लान जोड़ियो वियो आहे। 4 माण्हू उन प्लान जो हिसो आहिनि। उहे 4 माण्हू कहिड़ा आहिनि, इन ते ॻाल्हाइबो। तहरीक इंसाफ़ जे चीफ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्लाह नियाज़ी खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे। छा PTI जे ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू थी चुको आहे? इमरान ख़ान जेका जेल भरियो तहरीक जी ॻाल्हि करे थो पियो, त छा वाकई PTI जा कारकुन हाणे जेल में वञण लाइ तयारु आहिनि, या इहो सिर्फ़ु पॉलिटिकली प्रेशर डेवलप करण लाइ चए पियो? इन तमामु मौज़ूअनि ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे ग़ज़ाला सैफ़ी साहिबा, पाण तहरीक इंसाफ़ जी मरकज़ी अॻवान आहिनि, क़ौमी असेंबली जी हिन वक़्त जी मेंबर आहिनि। उन सां गॾोगॾु मुल्क जो नाले वारो सहाफ़ी ऐं सीनियर तजिया निगार जनाब मियाँ ताहिर साहब। मियाँ ताहिर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, मुबैना तौर पर आज एक दिन में 2 ऑडियो लीक हुई हैं, क्या साबित कर रही हैं? क्या वाकई ये इमरान खान को, आपको लगता है कि इमरान खान इस तमाम मामलों में शामिल है? और आगे किस तरह की ऑडियो सर आने वाली हैं? जो आ गया है जी, वो तो सामने है सबके। अब मुलव्वस होने का और क्या सवाल बाकी रह जाता है। हाँ, अगर कोई चैलेंज करे कि ये उसकी ऑडियो नहीं है, तो फिर उसका फॉरेंसिक करा देना चाहिए हुकूमत को। और मैं तो जब से ये ऑडियो लीक्स आ रही हैं, तब से मेरा तो मुतालबा है जी सर कि इस पे एक वसील बुनियाद जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। और वो इसके साथ साथ कि ये ऑडियो लीक्स कर कौन रहा है और हो कैसे रही हैं, और दूसरी बात ये कि ये टेप कैसे हुई, ये बगिंग कहाँ से हुई, इसको भी देखा जाए, और जरूर देखा जाए, बल्कि बुनियादी तौर पे इसको देखा जाए। और उसके बाद फिर इमरान खान की जो गुफ्तगू है, उस पे भी उस जुडिशल का कमीशन का, या जो भी वसील बुनियाद कमीशन बनाया जाए, वो अपना एक वर्डिक्ट दे इस पे कि ये इमरान खान जो कह रहे हैं ये क्या है। क्या ये हुब्बुल वतनी है? क्या ये पाकिस्तानियत है? और अगर ये नहीं है, तो फिर दूसरों को गद्दार और दूसरों को मीर जाफर और मीर सादक कहने वाला जो है, वो खुद क्या कहलाएगा? तो ये तो मियां साहब, आज असद उमर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें तो वो कह रहे हैं कि अलग अलग जो हमारी तकरीरें हैं या हमारी बातें, वो अलग एडिट करके रखी गई हैं। हमने एक जुमला वहाँ से उन्होंने जोड़ा है, एक जुमला वहाँ से जोड़ के फिर ऑडियो लीक कर रहे हैं। ये देखें, ये जो पिछली लीक्स आई हैं, उस पर तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की। आज उन्होंने, असद उमर ने ये कह दिया है। अब जाहिर है कि वो डिसोन, इसका मतलब ये है कि अब वो डिसोन करने की तरफ चल पड़े हैं। अब जो भी आएगी उसको वो डिसोन करेंगे। पहले वाली उन्होंने डिसोन नहीं की। पहले वाली पे तो इमरान खान जो है वो किसी हद तक वो खुश भी हुए कि अच्छा है कि ये चीजें सामने आ रही हैं। अगर वो उसको डिसोन करते तो फिर और बात थी। अब चूंकि बात आगे चलना शुरू हो गई है और ज्यादा चीजें आना शुरू हो गई हैं, और उनको शायद ये अब एहसास हो गया है कि ये रुकने वाला नहीं है ये सिलसिला, तो इसलिए उन्होंने आज ये बयान दे दिया है कि इसकी तहकीक होनी है, ये जो है ना ये सही नहीं है और ये टोटे जोड़े गए हैं। अब यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस पे उनको फिर खुल के मुतालबा करना चाहिए कि इसकी जी फॉरेंसिक करें, या वो खुद फॉरेंसिक करा लें। इतनी बड़ी पार्टी है, इतना पैसा है उनके पास, इतना उनके पास फंड आता है, बड़े बड़े जलसे करते हैं वो, इतने बड़े बड़े जलसे करते हैं कि इतने बड़े जलसों पे जितना खर्च आता है वो सबको पता है। तो वो खुद भी फॉरेंसिक करवा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल तो है नहीं है। अगर वो नहीं करवाना चाहते तो वो हुकूमत से मुतालबा करें, पुरजोर मुतालबा करेंगे जी ये सही नहीं है, ये ऑडियो लीक्स इनकी आप फॉरेंसिक करवाएं। और मैं ज़ाती तौर पे मुतालबा करता हूँ कि हुकूमत को इस पे इसका फॉरेंसिक भी करवाना चाहिए और इस पे एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। बुनियादी तौर पे मेरे लिए कंसर्न जो है वो सबसे पहले ये है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस की बगिंग और हैकिंग कैसे हो सकती है। बिल्कुल सही। और अगर वो हुई है तो फिर उसके जिम्मेदारों का तयन होना चाहिए, और फिर उसके बाद इमरान खान के बारे में भी एक राय आ जानी चाहिए, एक वर्डिक्ट आ जाना चाहिए। जी अच्छा मियाँ साहब, ये बताइए कि आज जो ऑडियो मुबैना ऑडियो लीक हुई है, उसमें इमरान खान साहब तो हॉर्स ट्रेडिंग में का काम कर रहे हैं। हॉर्स ट्रेडिंग, वो कह रहे हैं कि 5 बंदे हमारे पास हैं, 5 और कर दें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा।
تو عمران خان تو اب تک آصف علی زرداری اور نون لیگ کو ہارس ٹریڈنگ میں ملوث قرار دیتے رہے ہیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا تھا کہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے، لیکن پردے کے پیچھے تو کچھ اور ہو رہا تھا۔ دیکھیں عمران خان صاحب جو ہے نا، اس کے بارے میں جب ہم کو بات کرتے ہیں تو پھر ٹیگ کر دیے جاتے ہیں۔ عمران خان نے ہر وہ کام کیا ہے جس کے خلاف وہ بولے، اور اب دیکھیں کل پرسوں کی بات ہے کہ وہ لاہور آئے اور انہوں نے جو سی سی پی او لاہور تھا جس نے ارکان اسمبلی نون لیگ کے ان کے خلاف کارروائی کی تھی یا کرنے کی کوشش کی، ایک اسد کھوکھر کے خلاف کرنے کی کوشش کی اور ایک کے خلاف پرچہ دے دیا، تو اس کو شاباش دے کے گئے وہ، اور اسے کہا کہ تم کام جاری رکھو، ہم تمہارے ساتھ۔ تو مطلب یہ وہ ہے۔ پھر وہ بات کرتے تھے کہ اپنا صادق و امین ہونے کی، اور پھر وہ شرک اور مشرک کی بات کرتے تھے۔ وہ سب چیزیں تو اب ان کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں کہ وہ جو خود کہتے ہیں وہ اس کے الٹ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں جو سینٹ میں ہوا تھا وہ سب کے سامنے، وہ کیس ابھی تک عدالت میں پڑا ہوا ہے، اس پہ ہیئرنگ نہیں ہو رہی ہے، اس کا فیصلہ نہیں آ رہا کہ جب وہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا خرید و فروخت نہیں ہوئی تھی اس میں، اور کب نہیں ہوئی عمران خان کے۔ اور یہ جو پچھلا جب حمزہ شہباز بنے ہیں وزیر اعلیٰ، اور اس الیکشن میں ان کے کینڈیڈیٹ نے اس وقت کے سی سی پی او لاہور کو کہا تھا کہ 5 بندے غائب کر دو نون لیگ کے، وہ سی سی پی او لاہور کا راضی ہو گیا، صرف آئی جی رکاوٹ بن گیا جس کی وجہ سے یہ نہ ہو سکا، اور سی سی پی او فیاض دیو کو بعد میں انہوں نے نوازا بھی۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سا کام ہے جو عمران خان نہیں کرتے اور پھر اس کی پبلک میں آ کے مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسا کوئی کام ہمیں تو ابھی تک نظر نہیں آیا۔ جی غزالہ سیفی صاحب، اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ غزالہ سیفی صاحب، آپ مجھے سن پا رہی ہیں؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا غزالہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو آڈیو لیکس ہو رہی ہیں، آج بھی 2 آڈیو لیک ہوئے ہیں، اس میں تو مبینہ آڈیو لیکس ہیں، اب تک اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی تو حقائق سامنے آئیں گے، لیکن اب تک تو عمران خان صاحب ہارس ٹریڈنگ پہ ہمیں بتاتے رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کس طرح سے شامل ہے، اس آڈیو لیگ میں تو وہ خود ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ سوری، میں نے وہ آڈیو لیک سنی نہیں ہے اور میں اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتی، مگر یہ جو صاحب تھے، میرا ان سے انٹریکشن نہیں ہوا۔ میاں طاہر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، طرز نگار ہیں۔ جی میں ان کی اس بات کو میرے خیال میں نہیں مانتی۔ جی غزالہ صاحب، غزالہ صاحب آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی۔ چلیے، جیسے آپ سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہوگا تو ہم آپ سے ضرور معلوم کریں گے۔ میاں طاہر صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جیل بھرنے کی ہم تحریک شروع کریں گے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب واقعی جیل بھرنے کی تیاری میں ہیں؟ ان کے کارکن اب اتنے چارج ہو گئے ہیں، پولیٹیکلی چارج ہو گئے ہیں کہ وہ جیل چلے جائیں گے؟ اچھا، یہ جو آج کا اعلان ہے نا، یہ بالکل ہی میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک، اگر میں یہ کہوں کوئی کہ یہ ایک یو ٹرن ہے تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو اعلان کر رہے تھے دھرنے کا اور اسلام آباد کے گھیراؤ کا، تو یہ بیچ میں یہ جیل برو تحریک کہاں سے آ گئی؟ جیل برو تحریک جو ہے وہ اس کا ایک ڈیفرنٹ ٹیمپو ہوتا ہے، اور دھرنا اور اس کا ڈیفرنٹ ٹیمپو ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جیل برو تحریک کرنی ہے تو اس کا مطلب آپ پھر دھرنے سے یو ٹرن لے چکے۔ اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ پولیٹیکل ہسٹری سے واقف ہیں، جیل برو تحریک جو ہے وہ ماضی میں 1-2 دفعہ چلی ہے، اور لیکن وہ کوئی امپیکٹ نہیں اپنا رکھتی کبھی بھی، نہ ہی جیل بھرنے کے لیے کارکن اتنا وہ نکلتا ہے، نہ ہی جیلیں بھرتی ہیں، نہ ہی جیلیں بھرنے کے بعد جو ہے نا وہ حکومت پہ پریشر آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیل کس کی بھرنی ہے بھائی؟ صوبہ سرحد تو ان کا ہے، اس کی جیل کیسے بھر لیں گے؟ اور صوبہ پنجاب ان کے پاس ہے، اس کی جیل کہاں سے بھریں گے؟ سندھ بہت دور ہے اسلام آباد سے، اور بلوچستان بھی بہت دور ہے، یہ جگہ کی جیلیں کیسے بھریں گے؟ تو جیل کہاں کی بھرنی ہے؟ اسلام آباد کی تو جیل ہی کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے تو اپنے قیدی جو ہیں وہ اڈیالہ جیل پنڈی میں جاتے ہیں، تو کس کی جیلیں بھرنی ہیں؟ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی پولیٹیکلی اگر پرویز الہی کو کہنا ہے کہ ہمیں جیلوں میں ڈالو اٹھا کے، تو وہ ڈال دے گا اٹھا کے جیلوں میں، اس میں کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا اس سے؟ وہ تو ان کا اپنا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ یا ادھر سے محمود خان جو ہے وہ اس سے کہیں گے جی ہم نے جیلیں بھرنی ہیں، تو وہ کہیں گے آئے جی کھانا مانا کھائیں بیٹھیں، وہ جیلیں بھر دیں گے۔ اس کا کیا امپیکٹ ہے؟ کسی اور کی جیل تھوڑی ہے، ان کی جیلیں تو اب ان کی اپنی ہیں۔
अच्छा मियाँ ये किसकी बन रही? साहब, मियाँ साहब आज सैफुल्लाह नियाज़ी साहब गिरफ़्तार हुए हैं, वहाँ पे आमिर कियानी के घर पे छापा लगा है, यहाँ कराची में तारिक शफ़ीक के घर पे छापा लगा है, तो ये क्या समझा जाए? क्या हुकूमत ने फैसला कर दिया है कि अब क्रैकडाउन शुरू किया है उन्होंने तहरीक इंसाफ के कारकुनों और जी, लीडर? आज मैं सुन रहा था राणा सनाउल्लाह की वज़ीर दाखिला जो वफाकी हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उन्होंने तो ऐलान किया है कि हम बिल्कुल तैयारी में हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये उसी तैयारी का एक हिस्सा है। और बज़ाहिर तो इनको जो फॉरेन फंडिंग केस है उसमें हिफाजती तहवील में लिया गया। वो कह रहे हैं जी अभी हमने गिरफ्तार नहीं किया, बहरहाल जो भी किया है वो उठा तो लिया ना जी। तो यहाँ से लाहौर से भी एक हामिद खान है, इनके एमएनए, साबिक एमएनए और अमीर आदमी हैं, सरमायादार उनको भी उठाया है। तो ये जो भी तरीकाकार है, अगर ये कानूनी रहे तो हम कहते हैं कि कानून की हद तक रहना चाहिए, इंतकामी नहीं होना चाहिए। मियाँ साहब, आपको नहीं लगता कि इसका फ़ायदा होगा इमरान खान को, पॉलिटिकली फ़ायदा होगा, लोगों की हमदर्दियाँ बढ़ेंगी इमरान खान से? हाँ, पॉलिटिकली हो सकता है फायदा हो, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि इंतकामी नहीं होना चाहिए। फायदा हो या नुकसान हो, वो तो फिर अपनी अपनी कैंपेन और मुहिम की बात होती है। कोई किस तरह की कैंपेन चला लेता है, अगर वो चला लेंगे इसको उसमें कैश कराने की कोशिश करेंगे और कैश हो जाए तो हो जाए। अदरवाइज ये है कि अगर कानून में वो आते हैं लोग तो उठाए जाने चाहिए, नहीं आते तो नहीं उठाने चाहिए। अच्छा मियाँ साहब, ये आज भी इमरान खान ने जिक्र किया है कि उनको उनके मारने का प्लान जोड़ा गया है और 4 लोग उसमें शामिल हैं, वो प्लान जोड़ा जा रहा है। तो ये बार बार खान साहब कोई चौथी पाँचवीं मरतबा ये कह रहे हैं, खान साहब को क्यों लग रहा है कि उनको कत्ल करने का मंसूबा किया जा रहा है? और वाकई कोई इस तरह के इशारे हैं या ये भी पॉलिटिकली आप समझ रहे हैं? पता नहीं जी, हमें तो कोई ऐसी कोई बात अभी तक को नजर नहीं आती कि इमरान खान को कोई मारना चाहता है और कोई क्यों मारना चाहता है। तो अगर कोई मारना चाहता है और उन्होंने जो टेप रिकॉर्ड की है, तो हम तो नहीं चाहते कि वो टेप सामने आए, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मेरे मरने के बाद आएगी। ना किसी को मरना चाहिए बल्कि जीना चाहिए, अच्छा जीना चाहिए। बिल्कुल सही, हर एक को अल्लाह जिंदगी दे और हिफाजत रखे सबकी। बिल्कुल सही। और कोई मारने वाला जो है वो उसको नहीं मारना चाहिए किसी को। और जिस तरह की उन्होंने आज बात की है वो बड़ी खतरनाक है कि कोई मजहबी जुनूनी जो है वो कह दिया जाएगा कि उसने मारा है, ये खतरनाक बात है। तो ये तो जुनूनियत फैलाने वाली, मतलब अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा होता है तो इससे तो फिर जुनूनियत और फैलेगी। तो बिल्कुल किसी पॉलिटिकल लीडरशिप को जान का खतरा या इवन मतलब उसकी इज्जत का और जान जो है वो महफूज रहनी चाहिए, पॉलिटिकल लीडर की भी और हर आदमी, हर इंसान, हर पाकिस्तानी। बहुत शुक्रिया मियाँ ताहिर साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें अपने तज्ज़िये से फैज़याब किया। आपका जो पॉलिटिकल तज्ज़िया है, आपने कहा कि इमरान खान को, आपको नहीं लगता कि इमरान खान जो है वो जेल भरो तहरीक चलाएँगे, और आपको नहीं लग रहा कि इमरान खान अब तक जो बातें इमरान खान करता रहा है उसमें वो शामिल, ख़ुद उसमें मुलविस रहा है। नाज़रीन, ब ऑडियो लीक्स हिकिड़े ॾींहं में ऑडियो लीक जारी थी आहिनि मुबैना तौर ते इमरान खान जो। ॿिन्ही ऑडियो लीक में इमरान खान जेको हिन वक़्त ताईं जेके ॻाल्हियूं कंदो रहियो आहे, उहे ॿई ऑडियो लीक उन जे ख़िलाफ़ आहिनि। पहिरीं ऑडियो लीक में इमरान खान हॉर्स ट्रेडिंग में मुलविस थींदे नज़र पे आयो ऐं ॿुधो पियो वियो। ऐं ॿी हिकु ऑडियो लीक आहे उन में त जेका शीरी मज़ारी आहे उहा पिणु उन में उन ऑडियो लीक में उन जो बि आवाज़ु आहे ऐं असद उमर जो भी आवाज़ आहे। सैफुल्लाह नियाज़ी गिरफ़्तार थियो आहे, PTI जा ॿिया अॻवान गिरफ़्तार थिया आहिनि। असांजो राब्तो बहाल थियो है गज़ाला सैफ़ी साहब सां। गज़ाला सैफ़ी साहब, आपसे मैं यही सवाल कह रहा था कि अब तक जो खान साहब कहते रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर, इस मुबैना ऑडियो लीक में तो वो खुद सुने जा रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि 5 लोग तो मेरे पास हैं, 5 और को जो है वो सिक्योर कर दें। तो ये जो कौन कर रहा है ये ऑडियो लीक, और आपको अगर इस ऑडियो लीक पे कोई मसाइल हैं तो आप चाहेंगी कि इसकी फ्रांसिक हो? देखिए, एक तो पहली बात ये कि ऑडियो लीक इस तरह से एक के बाद एक, जबकि एक लीडर पॉपुलैरिटी की टॉप पे हो, ये किसकी शरारत हो सकती है, इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर होनी चाहिए, बगैर किसी बायस के, बगैर किसी सोचे हुए के इस तरफ या उस तरफ ढलान किए हुए। ये देखने की जरूरत है कि ये ऑडियो लीक, इतने सेंसिटिव ऑडियो लीक अगर प्राइम मिनिस्टर से आ रहे हैं या इमरान खान साहब की तरफ से आ रहे हैं, तो ये सही चीज नहीं है। दूसरी चीज ये कि इमरान खान जिस चीज को एडवोकेट करते हैं उसके खिलाफ कभी बात नहीं करते। अगर आप उसको डिफरेंट कॉनोटेशन में लेके जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा।
इमरान खान ये जरूर कह सकते हैं कि 5 लोग हमारे साथ हैं और बाकी 5 देखो कौन है। इसका ये मतलब नहीं कि उनको तोड़ो, उनको खरीदो, उनको बेचो, उनका बाजार लगाओ। जब एक आदमी बाजार लगाने के और खिलाफ है, और जो हमारे साथ हुआ, जिस तरह से इन्होंने रजीम चेंज की है, जो तरीक़ाकार अपनाया, उसमें खरीदो फरोख्त हुई, मंडी लगी, बाजार लगा, क्या इमरान खान उस मंडी की तरफ है? नहीं, हरगिज नहीं। हम इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं। दूसरे ये ऑडियो लीक जो है, ये इमरान खान की पॉपुलैरिटी को जानबूझ के धचका देने की और उसको नए नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। ये मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि ये मुझे रिमाइंड कर रहा है 1972 का अमेरिका, जहाँ पे रिचर्ड निक्सन ने वाटरगेट स्कैंडल में मुलव्वस होने में अपने आप को जिताया था, अपने आप को मासूम शो करके और बहुत सारे इदारों को मिलाकर। तो ये जरूरी है समझने की कि इसका जो फायदा है इन लीक्स का किसको होगा जी। और ये लीक्स उधर की थोड़ी सी आती है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती जिससे कोई इतनी बड़ी उनके ऊपर लगे। बट जिसकी भी लीक्स है वो नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी कंडेम किया है, इमरान खान साहब ने भी इस बात को कंडेम किया है, और ये इसका बड़ा सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है। ये सही कह रही हैं आपके, ये कम से कम पता तो चले कि ये लीक जो है वो कौन कर रहा है, कहाँ से कर रहा है। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और जब वज़ीर आज़म का हाउस जो है वो महफूज नहीं है तो फिर ये तो और जो है वो एक अलार्मिंग वाली सूरत है। अच्छा गजाला सैफ साहब ये बताइए कि आज भी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि किसी भी सूरत लॉन्ग मार्च जो है वो हम कामयाब होते हुए कामयाब उसको नहीं बनाने देंगे। पीटीआई की क्या हिकमत अमली है? मुझे ये बताइए कि एक अब क्या पार्लियामेंट की जो लॉबीज हैं जी और लाउंजेस हैं और कॉरिडोर्स हैं, वहाँ पे अब लोग एमएनएस बाहर निकलेंगे, सेनेटर्स बाहर निकलेंगे, तो उनको वहीं पे गिरफ्तार हो जाएंगे और फिर उनको गायब कर दिया जाएगा, और उसके बाद जब मालूमात की जाएगी तो कहा जाएगा जी हमने उनको उठा लिया। ये कौन सा कानून इजाजत देता है इस किस्म की हरकतों? ये तो आप सही कह रहे हैं कि पॉलिटिकली आपका ये राइट है। अब ना सिर्फ आपका राइट है, तमाम सियासी पार्टियों का, तमाम सियासी कारकुनों का ये राइट है कि वो पूरा मुन मार्च भी करें, एहतजाज भी करें और अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी करें। सेनेट से उठाया गया है, जिस तरह से सेनेट के कॉरिडोर्स और पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स को अनसेफ कर रहे हैं खुद गवर्नमेंट वाले, और फिर उसके बाद तंतना ये है कि जी हम आपको मार्च नहीं करने देंगे, जबकि बार बार इमरान खान साहब ने बार बार यकीन दहानी दिलाई है कि हमने कभी भी मार्च किया है या प्रोटेस्ट किया है, उसमें हमने कानून को हाथ में नहीं लिया, ना हमारे लोगों के पास कोई असला है। हमारी ओनली पार्टी है पूरे पाकिस्तान में जो नॉन मिलिटेंट पार्टी है, जिसमें हमारे वर्कर्स के हाथ में बंदूक, गोली और रिवॉल्वर और क्लैशनकॉफ नहीं होती। हमारे मिलिटेंसी नहीं है। हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बिलीव करते हैं और डेमोक्रेसी अलाउ करती है। गजाला साहब मुख्तसरन ये बताइए, लॉन्ग मार्च के लिए अलाउ किया, और आज अगर हम लॉन्ग मार्च करेंगे, चाहे हम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में करें, चाहे हम लाहौर में करें, चाहे हम इस्लामाबाद करें, कराची करें, ये हमारा कानूनी हक है कि हम मार्च करें। जी गजाला साहब ये बताइए कि लॉन्ग मार्च होगा, हर सूरत होगा, या इस पे भी आप हो सकता है कि कोई तरमीम हो? देखिए, लॉन्ग मार्च अभी तक जो हालात चल रहे हैं और जो बातें हो रही हैं, इलेक्शन की डेट दी नहीं जा रही, और हर रोज एक नया कोई न्यूज ये निकालते हैं कि जिस पे ये कहते हैं कि जी इलेक्शन नहीं करना। काबिज आप हैं, कौम आपसे नाखुश है, और कौम जो है वो निकलने को सड़कों पे तैयार है, उनको आप गोलियों से मरवाने को भी तैयार है, मगर इस बात को मानने को तैयार नहीं कि अगर मुल्क में इन हालात में जहाँ 60% आपका मुल्क जो है वो पानी में डूबा हुआ है, जहाँ लोग जो हैं महंगाई की बोझ तले पिस रहे हैं, जहाँ लोग आपकी हुकूमत को नामंजूर कह रहे हैं, वहाँ पर अगर इलेक्शन हो जाए और फिर उसके बाद मुंतखब नुमाइंदे आए, तो क्या ये इनको तकलीफ हो रही है इस बात से? क्या वो चाहते हैं कि ना की हो? क्या वो चाहते हैं? देखिए, जब आप 150 लोग भी सड़क पे निकलते हैं तो फिर आपका उनके ऊपर से कंट्रोल हट जाता है। इसीलिए इमरान खान ने इसको रोका हुआ है अभी तक। वो नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि ऐसा फैसला हो कि जिसके अंदर इलेक्शन हो, जिसमें अवाम सड़क पे निकले जरूर, मगर अपना
حق خود ارادی استعمال کرنے کے لیے، اس بات کے لیے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو چوز کر رہے ہیں. اگر ان کو اس بات کی اتنی تکلیف ہے تو یہ پاکستان کے استحکام کو جھٹکا دے رہے ہیں بلا وجہ میں. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ غزالہ سیفی صاحبہ، میاں طاہر صاحب، آپ دونوں معزز شخصیت کا بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کی معیشت لائے عالمی طرح سے 2 خبروں آئیں. پہلی خبر، عالمی معاشی ایجنسی مودیز طرفاں ہے، وہ سمجھے تھی پئی تو پاکستان میں کو پردے قرض ہے وہ ودھیک اñا کرندو. چھا ان جو سبب ڈالر جی مسلسل لاٿ ہے. پروگرام میں ان تے ڳالھائبو، گڏو گڏ ڳالھائبو تو عالمی بینک پاکستان کی معیشت لائے خطرے کی گھنٹی قرار ॾिनो ہے، छाकाणि त पैदावार जे घटिजण ऐं महांगाई वधण सबब عالمی بینک वर्ल्ड बैंक खे लॻे थो पियो त पाकिस्तान में ईंदड़ वक़्तु जेको आहे उहो अञा वधीक मुआशी हवाले सां वधीक बदतर हूंदो. उन्हनि ॿिनि मौज़ुअनि ते ॻाल्हाईंदासीं, गॾोगॾु डॉलर ते बि ॻाल्हाईंदासीं त डॉलर जेका मुसलसल लाथ आहे या कॉस्मेटिकली आहे या हुकूमत के अहिड़ियूं पॉलिसियूं जोड़ियूं आहिनि जंहिंजे करे डॉलर मुसलसल लहे थो पियो. हिन वक़्तु डॉलर जी एक्चुअल वर्थ केतिरी आहे इन ते पिणु बि ॻाल्हाईंदासीं. हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे अतीकुर रहमान साहब, पाण मुआशी माहिर आहिनि. उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब, पाण मुआशी माहिर ऐं सनतकार आहिनि. अतीकुर रहमान साहब, सर आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ. सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो डॉलर मुसलसल नीचे आ रहा है इसका बुनियादी सबब क्या है? क्या हुकूमत ने पॉलिसीज़ बना ली हैं या ये भी कॉस्मेटिकली है सर? बहुत शुक्रिया आपका. आप लोगों के पास सिवाय डॉलर के और कोई सवाल पूछने को नहीं है. मुल्क कितना बुरे हाल में है. सर मैं उस पर भी आता हूँ, लेकिन ये डॉलर क्योंकि मैशत से जुड़ा हुआ. मैं आ रहा हूँ, आपको जवाब देता हूँ. कैसे डिवास्टेटिंग कंडीशंस हैं, किस तरह से रोड मैप्स नहीं है, प्लानिंग्स नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बगैर किसी डायरेक्शन के मुल्क चल रहा है. आपकी क्रॉप खराब हो गई है. आपकी अगर वीट नहीं आई सामने तो आपका कितना महंगा होगा आटा वगैरह सब कुछ. ये सब कुछ फिक्र की सिचुएशन है. आपको डॉलर पे कंटिन्यूसली आप लोग प्रोग्राम करते हैं. बहरहाल अब आपका सवाल डॉलर पे है तो देखिए, पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो सब आर्टिफिशियल था और अभी भी जो कुछ हो रहा है वो आर्टिफिशियल है. डॉलर नीचे आ रहा है, रूपी गेन कर रहा है तो एक अच्छी चीज है. रूपी को तो बहुत पहले गेन कर लेना चाहिए था और डॉलर को एक्चुअली 180-187 पर आना चाहिए. 187 इसलिए आना चाहिए. इससे क्या होगा कि पाकिस्तान के ऊपर जितने कर्जे हैं जी वो सर, कर्जे कुछ कम हो जाएंगे और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि जो उसको एक्सटर्नल लोन्स देने, एक्सटर्नल डेट्स देने वो उसके कम हो जाएंगे. और इस वक्त जो डॉलर की कंडीशन है वो और भी कंट्रोल हो सकती है जब हमारी सेंट्रल बैंक यानी स्टेट बैंक इस पे एक सख्त इकदाम उठाए और इसकी कंट्रोलिंग करे. और ये डॉलर के जो मनी एक्सचेंज वाले लोग हैं ये सब जगह आमतौर पे डॉलर की खरीदो फरोख्त को बंद कर देना चाहिए और इसको स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना चाहिए. जिसको डॉलर चाहिए वो अपने आप को साबित करे और डॉलर ले ले जैसे माजी में होता था. जी सर, ये अनकंडीशनली और कोई बगैर प्लानिंग के जो डॉलर्स के साथ बात की गई, जो काम किया गया, इसकी वजह से काफी मईशत को नुकसान पहुंचा है. इम्पोर्टर्स को इतना नुकसान पहुंचा है, एक्सपोर्टर्स को इतना नुकसान पहुंचा है जिसकी कोई हद नहीं है. ये नुकसान के बारे में भी तो सोचे ना कि ये कितनी बड़ा नुकसान है. सही कह रहे हैं. तो डॉलर जो है उसको कंट्रोल किया जाएगा. जितना कंट्रोल किया जाएगा डॉलर अपने लेवल्स पे आएगा और इसको 200 से नीचे जाना चाहिए और ये 200 से नीचे जाएगा और हमारी रूपी जो है वो मजीद मजबूत होगी श्रिंक होने के बजाय. अच्छा अतीकुर रहमान साहब, ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब थे हमने उसके दौर में भी देखा कि एक वक्त ऐसा आया था कि डॉलर अज खुद नीचे आ रहा था और फिर वो एकदम बढ़ गया. तो आपको क्या लगता है इस मरतबा जो डॉलर सर नीचे आ रहा है वो माजी की तरह है या हुकूमत ने कोई पॉलिसीज़ बना ली हैं, हुकूमत ने कोई बैंकों को अब घेर लिया है कि आपने, क्योंकि जो स्टॉक एक्सचेंज के लोग हैं या फिर दीगर लोग हैं वो बैंकिंग के लोग हैं, उन्होंने ये तासुर है कि उन्होंने कॉस्मेटिकली तौर पे डॉलर को ऊपर किया था, अब वो नीचे आ रहा है. देखिए, मैंने आपको शुरू में कहा इब्तदाई तौर पे कि ये सारा कुछ एक मिली भगत के तहत हो रहा है. इसमें बैंक्स ने बहुत पैसे बनाए, इम्पोर्टर्स का एक्सपोर्टर्स का बहुत नुकसान हुआ है और डॉलर्स को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक को अपना किरदार अदा करना था जो उसने अदा नहीं किया. सही, इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ये सारे नुकसान से बचा जा सकता है. टाइटनिंग पॉलिसी पे जाया जाए, मॉनेटरी की टाइटनिंग पॉलिसी पे जाया जाए जैसे कि IMF ने कहा है, इसको फॉलो किया जाए तो लामहला डॉलर अपनी एक्चुअल सिचुएशन पे आ जाएगा और रुपी मजीद श्रिंक होने से बच जाएगा. इसमें सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो हमारे एक्सपोर्टर्स का होगा और हमारे इम्पोर्टर्स का होगा. और सबसे बढ़कर जो हम पर इतने कर्जे बढ़ते चले जा रहे हैं डॉलर के राइज होने से, वो अपने लेवल से नीचे आएंगे और हमारे कर्जे कम होते चले जाएंगे.
अच्छा अतीक रहमान साहब, आज मूडीज़ ने पाकिस्तान की जो फॉरेन कर्ज़ों की जो रेटिंग है उसको गिरा दिया है, क्या उसका सबब भी जो डॉलर नीचे आ रहा है यही है या कुछ और भी असबाब हैं इसके? देखिए, ये मोदीज हो या कोई और हो, ये सब अपने हिसाब से अपनी कैलकुलेशन पे करते हैं काम। ये कोई एक्सेप्टेबल नहीं होती इंटरनेशनली ये बातें जी। इसको अगर हम कंसीडर करें तो ये कोई कंसिडरेबल नहीं है इतनी। तो ये एक रेटिंग है, जो जी। एक एजेंसी है जो अपने हिसाब से रेटिंग करती है, वो ही रेटिंग कर रही है। लेकिन हाँ, फैक्चुअल पोजीशन तो ये है कि हमारी इकोनॉमी काफी डिवास्टेटेड हो गई है, बिल्कुल सही। काफी इकोनॉमी का बुरा हाल है। हमारा एक्सटर्नल डेट बढ़ा हुआ है, हमारा 141 बिलियन डॉलर पे एक्सटर्नल डेट है। हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पास फ्लड आया है, हम डेट्स पे नहीं कर पाते, हम जो लोन्स हैं उनको लेकर के अपने लोन्स उतार रहे होते हैं, अपनी क्या नाम है इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ देखना पड़ेगा और इसको प्लानिंग के तहत चलना पड़ेगा। इस वक्त सबसे बड़ी जो मेन चीज है वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसी रोड मैप को बनाए, कोई प्लानिंग करे और उस प्लानिंग के तहत इसको लेकर आगे चले, ताकि हुकूमत को किसी सर किस तरह की किया जा सके। सर मैं आप क्योंकि मौशी माहिर हैं, आपकी तो मैशत पे ना सिर्फ पाकिस्तान की मैशत पे बल्कि आलमी मैशत पे भी आपकी गहरी नज़र है। ये बताइए सर किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? जो भी हुकूमत आती है वो शॉर्टली पॉलिसीज़ बनाती हैं और वो ये कहती हैं कि माजी की हुकूमत ने मौशी तौर पे हमें बेहाल कर दिया था इसलिए हम आज ये। तो किस तरह की पॉलिसीज़ होनी चाहिए? पॉलिसीज इस तरह होनी चाहिए कि इसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हमारी इस वक्त बिल्कुल बुरे हाल पे है, एक तो किसी तरह हम अपने इंपोर्ट्स पे कंट्रोल करें कि हम अपने इंपोर्ट्स में जो मजीद ऐड करने जा रहे हैं, वीट, पोटैटो, टमाटो और जनाब दूसरी चीजें जो हमें इंपोर्ट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बिल्कुल सैलाब की वजह से खराब हो गई। तो हमें उस बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से बचना है, जिसमें हम मजीद जो है ना इंपोर्ट्स पे अपने जो है ना लोड डाल रहे होंगे और अपने इंपोर्ट्स को बढ़ा रहे होंगे और ट्रेड डेफिसिट्स को बढ़ा रहे होंगे। अभी आप देखिए ना, ताज़ी बात यह है जी सर कि हमारे एक्सपोर्ट जो है ना वो उस लेवल पे नहीं जा पा रही, और अभी भी एक प्रॉब्लम आ गया कि टेक्सटाइल पे जो इलेक्ट्रिक के टैरिफ हैं उसकी वजह से उन्होंने कहा कि इसको बंद कर देंगे। ये तमाम चीजें इनको देखना पड़ेगा, आपको ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी। मेरे से अगर आप पूछते हैं तो मैं हमेशा एक चीज के लिए क्रिटिकल होता हूँ और ये होता हूँ कि जो आपके इलेक्ट्रिक टैरिफ्स हैं जो इतने ज्यादा हैं, जिसको हाउस होल्ड को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इंडस्ट्री को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आपको सिर्फ 5 फेवरेट इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, 5 एक्सपोर्टेबल इंडस्ट्रीज के लिए नहीं, तमाम इंडस्ट्रीज के लिए अपने टैरिफ्स पे जो आपने लोड डाला है सेल टैक्स का और टैक्सेस का, उसको ऑफ लोड करें ताकि टैरिफ नीचे आए। जब टैरिफ नीचे आएगा ऑटोमेटिकली तो तमाम इंडस्ट्रीज के लिए टैरिफ नीचे आएगा, हाउस होल्ड्स के लिए भी नीचे आएगा। इस वक्त तो हाल ये है कि बिजली का बिल इंसान की तनख्वाह से ज्यादा आता है। बहुत दफा तो ऐसा होता है कि वो बिजली के बिल को हाथ ही नहीं लगाना पसंद करता। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो टैरिफ है वो हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, और किसी तरह भी दुनिया में जिस तरह टैरिफ्स को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में रहे, हम कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड से बाहर निकल चुके हैं, हम एक्सपोर्टेबल कंडीशंस में नहीं रहे। हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा, फॉरेन एक्सचेंज नहीं आएगा तो हम एक ट्रेड डेफिसिट का शिकार रहेंगे, जिसमें हमारी इंपोर्ट एक ह्यूज तौर पे बढ़ चुकी होगी और एक्सपोर्ट बिल्कुल ट्रेमेंडसली रिड्यूस हो चुकी होगी। तो हमें सबसे पहले जो प्लानिंग करनी है फॉरमोस्ट, वो अपने टैरिफ्स को, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ्स को रिड्यूस करना होगा, और वो तभी पॉसिबल है जो हमने ऑनलोड किए हुए टैक्सेस अपने टैरिफ्स पे, अपने बिलों पे उसको ऑफलोड करें। बहुत शुक्रिया अतीक रहमान साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे हमें ब्रीफ किया कि इस वक्त हमें मौशी तौर पे किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि बिजली की जो टैरिफ है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। ये तो एक ना सिर्फ सनतकार, ना सिर्फ जो ताजर लोग हैं उसके लिए जुल्म है, बल्कि आम जो सारिफीन हैं उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ा जुल्म होगा माशी तौर पे। जब एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाह से ज़्यादा अगर बिजली के बिल आएंगे तो फिर ज़ाहिर है उसका गुजारा नहीं होगा। अॼु पाकिस्तान के हवाले से नाज़रीन हिकु दफ़ो ॿीहर मूंखे ॿुधायां त 2 अहम ख़बरूं आहियूं। हिकु मूडीज़ जेका आलमी मुआशी एजेंसी आहे उन चयो आहे त पाकिस्तान जो आलमी कर्ज़ आहे उनजी उन रेटिंग घटाए छॾी आहे ऐं उहा हाणे रेटिंग जेका आहे उहा B3 मां AA हिकु कई वई आहे, जेका हिकिड़ी सुठी ख़बर आहे त पाकिस्तान जी रेटिंग घटि थी वई आहे। ऐं ॿियो वर्ल्ड बैंक जे हवाले सां बि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान जी मईशत जे हवाले सां ॻणती जो इज़हार कयो आहे। उहो सम्झे पई त पैदावार जे घटि ऐं महांगाई वधण जे करे
अञा पाकिस्तान जी मैशियत जेका आहे उहा बदहालीअ जो शिकार थींदी। डॉलर हेठि पियो अचे। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब सां असांजो राब्तो बाल थियो। मिर्ज़ा साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद। मिर्ज़ा साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि ये डॉलर सर एकदम नीचे कैसे आ रहा है? क्या हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है या वो फिर मिफ्ता इस्माइल के दौर में जो हमने देखा था और आपके साथ हमने प्रोग्राम भी किया था, मुझे याद है कि वो जब नीचे आ रहा था फिर एकदम डॉलर ऊपर चला गया। इस मरतबा सर क्या किया है हुकूमत ने? देखिए, मैं आपको एक चीज बतलाऊं कि मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में ये कह चुका हूं और इसाक दास साहब जी सर भी हैं, मैं उनसे बातचीत भी करता हूं, मेरी परसों भी उनसे बातचीत हुई है। जी सर हमारा जिस रफ्तार से बिकॉज ऑफ हमारा जो रुपीस जो था जी जो सर गिर रहा था या उसकी वैल्यू गिर रही थी, जी सर तो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी नहीं। अच्छा मगर क्योंकि हमारे मुल्क के हालात ऐसे चल रहे थे और फिर आर्टिफिशियली क्या हो रहा था, कुछ लोगों के जो एक्सचेंज कंपनी वाले भी थे, जो कुछ एक्सपोर्टर्स भी थे, उनके फेवर में ये जाता था कि वो किसी तरीके से रुपीस को गिरा के रखे जी वो। जी तो आर्टिफिशियली क्या हुआ था कि रुपीस को इतना गिरा दिया गया था जो उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ नहीं थी। और यही हुआ कि जब वो आए और उन्होंने सख्तियां की, एक्सचेंज कंपनियों पे भी की, दूसरी चीजों पे की, बैंकों पे भी की, तो आप देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा रुपीस जो है वो हमारी स्ट्रेंथ जो है जी सर वो गेन कर रहा है। और इंशाल्लाह इस आकदा साहब की उम्मीद है कि हम इसको शायद उस वक्त भी इसको लाने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो सर आपको लगता है कि एक्चुअल वर्थ कितनी है इस वक्त जब हम आपसे गुफ्तगू शुरू कर देखिए, रहे हैं? अब जब हम भी बात करते हैं, इसाक दार साहब भी बात करते हैं, जी सर तो 200 के करीब इसकी एक्चुअल वर्थ है। अच्छा। इसकी जो कुव्वत है, जो इसकी वर्थ है, उसकी वो तकरीबन इस करीब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 200 पे आ जाएगा, मगर उम्मीद है कि करीब करीब 200 के ये आ जाता है, जो कि हमारे लिए है। क्योंकि अभी तक जो हमने किया है कि कोई 160 अरब का हमको फायदा हुआ है, क्योंकि हमारे लोन जो थे उसकी पेमेंट्स होगी, उसकी वजह से हमें जो फायदा हुआ है कि डॉलर जो है उसके मुकाबले में रुपीस अप्रिशिएट हुआ है, तो इससे अभी हमें फायदा हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब आप रुपीस की वैल्यू हो तो आपकी जो भी इम्पोर्टेड चीजें होती हैं वो आपकी एक्सपेंसिव हो जाती है। बिल्कुल सही। क्योंकि अगर $1 की कोई चीज आप इंपोर्ट करेंगे तो पहले आपको ज्यादा डॉलर देने पड़ रहे थे और अब आपको डॉलर उसके अंदर कम देने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इंशाल्लाह अब हमारी कुछ प्राइसेस भी नीचे आएंगे चीजों के, खासतौर पे इम्पोर्टेड आइटम्स हो गए, जैसे हमारी चाय हो गई, एडिबल ऑयल हो गई, हमारी दालें। जी सर मिर्ज़ा साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? आ रही है जी आपकी जी जी। आवाज। अच्छा मिर्ज़ा साहब ये बताइए कि ये जो मूडीज़ ने आज पाकिस्तान की रेटिंग और गिरा दी है, जो फॉरेन कर्जे हैं हमारे उस हवाले से, तो क्या इसका सबब भी डॉलर ही है जो डॉलर नीचे आ रहा है या कुछ और असबाब भी हैं? नहीं, देखिए हुआ ये था कि आज से कोई 1 महीने पहले जी सर मोदी ने हमें कहा, ने बतलाया था कि जो है जी सर उसने डाउनग्रेड किया था आउटलुक। जी आज जो खबर आई है जी सर उसने उस वक्त वो खबर दी थी, अब उन्होंने हमारी जो रेटिंग थी ना जी उसी सर। खबर की, तो ये कोई डबल हमारा वो नहीं हुआ। ये डाउनग्रेड जो उन्होंने उस वक्त किया था कि पाकिस्तान का जो आउटलुक हुआ है वो नेगेटिव में आया है, जी सर आज उन्होंने उसी की हमें रेटिंग जो है वो अखबार में आपको आई है। तो ये सही नहीं है कंसेप्शन कि अभी 1 महीने पहले भी हुआ था, अब दोबारा हुआ है। ये वही उसका उन्होंने अब इम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि अब किया है उन्होंने रेटिंग के ऊपर। तो सर आउटलुक जो था ना पाकिस्तान का नेगेटिव हुआ था। जी सर वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान की मैशत के हवाले से कोई अच्छी खबर नहीं दी। वो समझ रहे हैं कि जो पैदावार हमारी कम हो रही है और महंगाई बढ़ रही है तो मुस्तकबिल में और मसाइल होंगे। और फिर जो सैलाब आया हुआ है, तो आप सर माशी माहिर हैं, सनतकार हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए, स्पेशली तौर पे जो इस वक्त हमारी माशी पोजीशन है उसमें? देखिए, इस वक्त इसाक दार साहब से जो मेरी बात हुई है जी सर उन्होंने ये कहा है कि हमें एक पॉलिसी तो ये है कि हम किसी कीमत के ऊपर गरीबों पे बोझ नहीं पड़े, जी सर चाहे वो कीमतों के अंदर इजाफा हो या डॉलर जो है उसकी स्ट्रांग हो वो, और रुपीस उसके मुकाबले में डेप्रिशिएट हो। जी सर तो ये तो है। और यही देखा है कि अभी भी उन्होंने इन हालात के अंदर भी कि ऑयल के प्राइसेस जो थे जी सर उसके अंदर भी उन्होंने कमी की है। जी सर मगर देखिए, हमें काफी हेल्प मिल रही है। आज ही की खबर थी कि एशियन बैंक की पाकिस्तान को कुछ
मदद दे रहा है। जी और दूसरी बात ये हो रही है कि IMF और दूसरे बैंक जो थे, उन्होंने जो लेंडर्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को कर्जे दिए थे, वो अपनी कर्ज की जो किस्त है उसको भी बिकॉज ऑफ द फ्लड जो है पाकिस्तान की सिचुएशन है उसके अंदर वो उसको जी हमें डिले कर देंगे ताकि अभी हमको नहीं पे करना पड़े। मगर हमारे साथ जो ये हो रहा है काफी हमें मदद मिल रही है। यूनाइटेड नेशन ने जो मदद की थी वो क्या बोलते हैं मुल्कों से इमदाद की मदद की थी, उसके अंदर भी हमें इंशाल्लाह कई प्लेजेस हमको मिली हैं। ऑल्दो पैसे नहीं मिले हैं जी सर मगर हमें प्लेजेस काफी मिली हैं, तो इंशाल्लाह कोई 1 बिलियन के करीब हमें दूसरे मुल्कों से भी मदद मिलेगी इंशाल्लाह फ्लड के सिलसिले के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम जिस फोरम पे गए हैं जी सर उन्होंने बतलाया है कि पाकिस्तान में जो फ्लड आया है ये क्लाइमेट चेंज जो दुनिया में हो रहा है, जो रिच कंट्री जी जो कर रहे हैं उसकी सजा पाकिस्तान को मिल रही है, जी तो एक अच्छी चीज है। मगर आप देखेंगे इंशाल्लाह कि और भी बैंक्स जो हैं वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान को मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा My इश्तियाक बेग pleasure. साहब, Thank you अतीक जी। रहमान साहब, आप दोनों ने Okay, बड़े thank you. तफसीली तौर पे हमें जो हमारी माशी पोजीशन है उस पर भी आगाह किया और मुस्तकबिल के हवाले से हुकूमत को किस तरह की पॉलिसीज़ बनानी चाहिए उस पर भी आपने अपना माहिराना ओपिनियन दिया। डॉलर जो को हेठि अचे थो पियो उन ते बि तव्हां ॾाढो तफ़सीली ॻाल्हायो। नाज़रीन, हिते प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।